हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEJKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट का सेकंड पेपर, जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्क का मतलब समझते हैं कि रिस्क बेसिकली क्या होता है। ठीक है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। किसी भी काम को करने में लॉस होने के कितने चांसेस हैं, उसी को हम रिस्क कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, आपने एक प्रोजेक्ट ए स्टार्ट किया। ठीक है। प्रोजेक्ट ए के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो कितने हैं, 90% है। और जो 10% है वो प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस है। ये जो 10% है ना, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर रिस्क। यानी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को करते हो तो 10% चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर लॉस जो है हो जाएगा। अब जो हमारी बैंक है वो यहाँ पर बॉर्गर के साथ डील करती है, कस्टमर के साथ डील करती है। तो उसको भी कई तरह के रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो उसी के बारे में हम डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पर क्या है, रिस्क रेफर टू अ पोटेंशियल फॉर लॉस। लॉस के क्या पोटेंशियल है, अनसर्टेनिटी की वजह से या फिर किसी भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट की वजह से, वो हमारा रिस्क जो है वो कहलाता है। रिस्क बेसिकली कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर उसकी रेपुटेशन को जो है वो डैमेज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क की वजह से क्या होता है कि हमारे जो बैंक्स होते हैं उनकी जो रेपुटेशन है उनका बहुत ज्यादा जो है वो लॉस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क और रिवॉर्ड के रिलेशनशिप की, तो रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा ही आपको यहाँ पर रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ना, चेंजिंग फॉर्म ऑफ रिस्क। जो हमारा रिस्क है उसकी फॉर्म यहाँ पर कैसे चेंज हुई है। तो जनरली देखो, हमारी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, अगर हम यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी की जा रही है उसके साथ जो है वो रिस्क जुड़ा है। चाहे आप यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हो तब भी आप रिस्क बियर कर रहे हो, अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तब भी यहाँ पर जो है रिस्क बियर कर रहे हो। और ये जो रिस्क है वो बैंकों के केस में और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक एक तरह की लीवरेज इंस्टीट्यूशन है। यानी कि वो पब्लिक के पैसे को बोरो करके अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। इसीलिए बैंकों के केस में जो रिस्क है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और बैंकों के लिए इस रिस्क को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी जो अप्रोच है उसमें काफी चेंज देखने को मिला है। पहले जो अप्रोच होती थी वो काफी अनऑर्गेनाइज होती थी, मतलब कि कोई सिस्टमेटिक वे फॉलो नहीं किया जाता था रिस्क को मैनेज करने के लिए। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, रिस्क इंक्रीज हुए, तो उसकी वजह से जो बैंक है उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की और एक सिस्टमैटिक फॉर्मल पॉलिसी के थ्रू जो है रिस्क को मैनेज करना शुरू कर दिया। यानी कि प्रॉपर पॉलिसी बनाई कि हम कौन कौन से रिस्क बियर करेंगे और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि उनको यहाँ पर लॉस ना हो सके। न्यू कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि है एंटीसिपेट, प्रिवेंट, मॉनिटर एंड मिटिगेट। यानी कि जो रिस्क है उसको एंटीसिपेट करो, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करो, अगर हो भी जाता है तो उसको मॉनिटर करो और उनको जल्दी से जल्दी मिटिगेट करो। ठीक है। पहले जो कॉन्सेप्ट था
वो हमारा था इंस्पेक्ट, डिटेक्ट एंड रिटेक्ट, मतलब कि इंस्पेक्शन करो, डिटेक्ट करो और उसके अगेंस्ट जो है वहां पर रिएक्ट करो। तो नया जो कॉन्सेप्ट है वो काफी फॉर्मलाइज है, काफी सिस्टमैटिक वे है रिस्क को मैनेज करने के लिए। साथ के साथ जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो पहले जो बैंक थे वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे जो रिस्क मैनेजमेंट में इन्वॉल्व थे, पीपल थे, उनके ऊपर फोकस करती थी। पर जब अप्रोच चेंज हुई तो उसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, उनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस जो है वो दिया जाने लगा। यानी कि पीपल्स के ऊपर भी एम्फेसिस दिया जाता था पर प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान जो है वो दिए जाना लगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। रिस्क के यहाँ पर क्या फीचर्स हैं ताकि हम रिस्क को और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो पहला जो फीचर है वो क्या है, प्रॉफिट मोटिवेशन। कोई भी पर्सन रिस्क क्यों लेता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसी भी तरह का रिस्क क्यों लोगे? रिटर्न कमाने के लिए, आपको प्रॉफिट कमाना है तभी तो आप यहाँ पर रिस्क लोगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक इन्वेस्टर है, वो स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि उसको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मिल सके। तो रिस्क लेने का जो मोटिवेशन आता है वो प्रॉफिट से जो है वो आता है। हर पर्सन रिस्क लेता है ताकि उसको डिजायर रिटर्न जो है वो मिल सके। नेक्स्ट क्या है, रिस्क और लॉस के बीच में डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि लॉस और रिस्क को लोग एक ही समझ लेते हैं पर इसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? तो जो रिस्क है ना वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है, मतलब कि लॉस होने के चांसेस है, आपको एक्चुअली में लॉस हुआ नहीं है। जैसे आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, 90% चांसेस सक्सेसफुल होने के और 10% चांसेस है लॉस होने के। तो ये जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है लॉस होने की, ये रिस्क कहलाएगी। और जो लॉस है वो एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ आउटकम होता है, यानी कि आपने एक्चुअली में लॉस यहाँ पर इनकर कर लिया, यानी कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपको एक्चुअली में लॉस हो गया तो वो लॉस कहलाएगा। पर जब तक पॉसिबिलिटी रहेगी वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हुआ होगा, वो हमारा रिस्क कहलाएगा। नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, अनसर्टेनेबिलिटी और क्वांटिफाइबिलिटी। यानी कि आप ना रिस्क को असरटेन कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, उसको असेस कर सकते हो। यानी कि जैसे आपने मान लो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट करोगे। जैसे कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको खर्च कितना करना पड़ेगा, ठीक है, उसका मार्केट में क्या स्कोप है, आपका प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, वो सारी आपने इंफॉर्मेशन ली। उसके बेस पर आपने देखा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क कितना है। तो आपने देखा कि प्रोजेक्ट के चांसेस 90% सक्सेसफुल है, 10% फेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अच्छे से अगर एनालिसिस करो, एग्जामिनेशन करो, ठीक है, डिटेल्स को स्टडी करो तो आप रिस्क को मेजर कर सकते हो, उसको असरटेन कर सकते हो और उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हो। यानी कि हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, क्वांटिफाई किया है ना, कि जो रिस्क होने के चांसेस है वो 10% होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जो रिस्क है और जो रिटर्न है उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी और अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, इंटर रिलेटेड एंड ओवरलैपिंग रिस्क। ठीक है, तो बैंक के अंदर जितने भी रिस्क होते हैं ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक रिस्क जो है वो दूसरे रिस्क को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल ले, बैंक के दो इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क और यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क। इसके बारे में हम आगे डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो रिस्क है ना वो एक दूसरे को इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं? अगर क्रेडिट रिस्क है, अगर मान के चलो आपने लोन दिया, लोन का पैसा आपको वापस नहीं आया तो उससे क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपके पास फंड्स की कमी होगी और लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज होगा। यानी कि एक रिस्क दूसरे रिस्क को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। रिस्क कितने तरह की होती है? जो जो पहली टाइप है हमारे रिस्क की वो है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? तो सिंपली देखो, बोरोवर के डिफॉल्ट करके करने के जो चांसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। जैसे ही एक बैंक किसी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करता है तो लोन प्रोवाइड करते समय जो बैंक है वो एक रिस्क बेयर करता है। कौन सा रिस्क? कि हो सकता है उसने जिस पर्सन को लोन दिया है समय आने पर वो लोन का पैसा बैंक को वापस ना करे और डिफॉल्ट कर दे, जिसकी वजह से बैंक को लॉस होगा। तो यहाँ पर लोन देते वक्त बैंक ने जो रिस्क बेयर किया है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पर मीनिंग देखोगे तो क्रेडिट रिस्क तब अकर होता है जब एक कस्टमर अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है या फिर डेट का जो पैसा वापस करना है उसने, उसे करने में डिफॉल्ट कर देता है, उसको वापस नहीं करता है। क्लियर है? और जो बैंक है उसके लिए क्रेडिट रिस्क को असेस करना बहुत ज्यादा जो है जरूरी होता है, क्योंकि उसकी वजह से बैंक को काफी ज्यादा लॉस जो है वो होता है। और बैंक के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि वो कुमुलेटिव क्रेडिट रिस्क को अप्रेज नहीं कर सकता, उसको असेस नहीं कर सकता। क्यूमुलेटिव क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि बैंक ने जो टोटल लोन दिया है उस टोटल लोन के ऊपर बैंक यहाँ पर कितना क्रेडिट रिस्क जो है वो बियर कर रहा है। अब जो बैंक है ना इस टोटल क्रेडिट रिस्क को मेजर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने जो लोन प्रोवाइड किए है ना
इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड किया, उनके जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ड्यूरेशन पीरियड है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो सभी अलग-अलग है और उन्होंने अलग-अलग बोरोवर को लोन दिया है। इसकी वजह से जो क्रेडिट रिस्क है, उसको टोटल में मेज़र करना काफ़ी मुश्किल जो है, वो होता है। क्रेडिट रिस्क के कुछ यहाँ पर सब कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला जो सब कंपोनेंट है वो क्या है, इंडिविजुअल लोन, यानी कि जो इंडिविजुअल लोन दिया है, जब बॉर्बर उस पे डिफॉल्ट करता है तो उसकी वजह से बैंक को लॉस होता है। उसके बाद मार्केट कंडीशन की वजह से भी लॉस होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर ग्रुप को लोन दिया हुआ है तो उसने डिफॉल्ट कर दिया तो उसकी वजह से भी रिस्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्यों अराइज होता है, उसके पीछे के रीजन क्या है। तो जो मेन रीजन है वो यही है कि जब भी बैंक यहाँ पर लोन देता है तो वो प्रॉपरली क्रेडिट रिस्क को असेस नहीं करता है कि ये जो लोन दे रहा है उसके ऊपर कितने चांसेस है लोन के पैसे के वापस आने के और डिफॉल्ट होने के। उसको बैंक जब अच्छे तरीके से असेस नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से क्रेडिट रिस्क जो है वो अराइज होता है। इसके पीछे का रीजन क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो जब किसी बैंक के अंदर जो लोन ऑफिसर्स होते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट टीम्स होती है, सीनियर मैनेजमेंट होती है, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो जो रिस्क असेसमेंट है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है और गलत डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नैरोवर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक लोन ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते कि आपका क्या क्या काम है, तब ये क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। क्योंकि जब हम प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं कर रहे तो लोन ऑफिसर अपना काम सही तरीके से नहीं करता है और रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। उसके बाद देखो क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो जब हम किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं, यानी लोगों का ग्रुप बनाकर डिस्कशन करते हैं फिर डिसीजन लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जब ग्रुप मिलकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहा होता है तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में काफी डिले हो जाता है और जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया गया सही नहीं होता है। उसके बाद इन एडिक्यूट अप्रेजल, ठीक है। जब हम अप्रेजल ऑफ लोन सही तरीके से नहीं करते, यानी कि बैंक यहाँ पर जो भी लोन दे रहा है जब उसकी वो अप्रेजल प्रॉपरली नहीं करता है। अप्रेजल का मतलब होता है कि जब वो लोन दे रहा है तो प्रॉपरली देख लेता है कि जो बॉर्वर क्या वो लोन को वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो लोन अप्रेजल के अंदर वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कि जो बॉर्बर लोन लेने आया है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है और उसके बेस पर वो जानता है कि बॉर्बर की लोन वापस करने की कैपेबिलिटीज क्या है और उसके बेस पर वो लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हमने अप्रेजल सही से नहीं की, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या होने वाला है, बॉर्बर डिफॉल्ट करेगा और हमें नुकसान होगा। नेक्स्ट क्या है, नैरोली डिफाइंड स्कोप ऑफ अप्रेजल, ठीक है। तो जब हम लोन अप्रेजल की जो प्रोसेस होता है उसका स्कोप को लिमिटेड रखते हैं। लिमिटेड रखने का मतलब क्या है कि हम किसी एक एस्पेक्ट की तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं पर दूसरे की नहीं करते। जैसे जनरली जो हमारी बैंक्स होती है वो क्या करती है, जो फाइनेंशियल मैट्रिसेस होते हैं बॉर्वर के, जैसे कि उसकी इनकम कितनी है, उसके पास एसेट्स कितनी है, उसको तो हम आसानी से अप्रेज कर पाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पर उसके जो क्वालिटेटिव फैक्टर होते हैं, जैसे कि बोरोवर का कैरेक्टर कैसा है, उसकी बिजनेस वियाबिलिटी कैसी है, मार्केट कंडीशन क्या है, वो हम कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट अप्रेजल जो है वो होती है। नेक्स्ट क्या है, ओवरलैंस ऑफ ऑन कोलैटरल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो बैंक है ना वो कोलैटरल के ऊपर ज्यादा ही जो है रिलायंस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई बोरोवर आया, कोई भी एसेट उसने अपने पास गिरवी रखी, तो बैंक ने बिना सोचे समझे जो है आसानी से उसको जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया। यानी कि उसने कोई और इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। बैंक को लगा कि ये जो एसेट है इसकी वैल्यू इतनी है कि अगर बाई चांस ये डिफॉल्ट करेगा तो इसका पैसा मैं रिकवर कर लूंगा, ठीक है। पर आगे चलकर क्या हुआ कि जो एसेट वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई समय के साथ। अगर हाउस है तो कुछ फ्लक्चुएशन ऐसी आएंगी जिससे उनकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है ना। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, इसने कर दिया डिफॉल्ट और जो बैंक है उसको यहाँ पर लॉस हो गया। तो कभी भी एसेट के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बॉर्वर की इन्वेस्टिगेशन है, उसकी फाइनेंशियल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम, वो सारी चीजें भी देखनी जरूरी है। उसके बाद ओवर रिलायंस ऑन डिसीजन मेकिंग टूल। जब हम डिसीजन मेकिंग टूल्स के ऊपर ज्यादा ही रिलाई कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट स्कोरिंग का जब मॉडल का हम यूज करते हैं, जैसे जनरली क्या होता है कि हमारे जो बॉर्वर्स होते हैं उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब कि पिछले सालों में उन्होंने क्या क्या लोन लिए थे, उनकी रिपेमेंट यहाँ पर कैसे की थी। तो जब हम किसी
किसी बॉर्रोवर की सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर ही लोन दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट क्या है, डाटा इंटीग्रिटी इशू। जब हम डाटा को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कीपिंग सही से नहीं होती है, जो हमारे सिस्टम्स है जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं, इनसफिशिएंट हमारे पास डाटा है, तो इसकी वजह से भी क्रेडिट रिस्क अराइज होता है, क्योंकि इससे हम प्रॉपर्ली क्रेडिट एनालिसिस जो है वो नहीं कर पाते हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, ठीक है, क्योंकि मेनली हमने इस चैप्टर में क्या करना है, रिस्क क्या है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, नो योर बॉरोवर। यानी कि जब भी कोई पर्सन आपके पास लोन लेने आ रहा है तो पहले उस पर्सन को अच्छे तरीके से जानो कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, उनके पास क्या क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं, ठीक है, जो कि वो गिरवी रख सकता है, उसकी फाइनेंशियल इनकम कितनी है, यानी कि महीने में वो कितना कमा लेता है, एनुअली कितना कमा लेता है, ठीक है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्रेडिट हिस्ट्री उसकी कैसी है, उस सभी चीजों को जानने के बाद ही आप उसको यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड करो। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, डिवर्सिफाइड एंड स्प्रेड। इसके अंदर क्या करना है कि जो हमारा लोन पोर्टफोलियो का मतलब जो बैंक ने टोटल लोन दिया है उसे हमें डिवर्सिफाई करना है। डिवर्सिफाई करने का मतलब कि जो लोन है ना वो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग बोरोवर को देना है, क्योंकि जब आप लोन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को दे देते हो, मान के चलो एक हमारा एबीसी बैंक था, उसके पास जितना भी पैसा था उसने सारा का सारा जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर दे दिया, मान लो क्लोथ इंडस्ट्री के अंदर दे दिया, ठीक है। अब क्लोथ इंडस्ट्री क्या हो गई, एकदम से ठप पड़ गई, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि काम बिल्कुल ही बंद हो गया, तो ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो इसकी वजह से अब क्या होगा, इसका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए इसको जरूरी है कि लोन को एक पर्टिकुलर सेक्टर में देने के बजाय अलग अलग सेक्टर में दे, अलग अलग बोरोवर को दे, ताकि अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर डूब भी जाए तो उसका पैसा सारा ना डूबे, कुछ थोड़ा सा ही यहाँ पर लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। तो जब भी लोन दे तो उसके लिए सिक्योरिटी जरूर अपने पास रख ले। सिक्योरिटी रखने का मतलब कि कोई एसेट को गिरवी रखा ले या फिर किसी पर्सन की गारंटी बीच में डलवा ले, ताकि आप सुरक्षित रहो। अगर बॉर्रोवर डिफॉल्ट भी कर रहा है तो उसके एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लो, या फिर जिसने गारंटी दिया उससे पैसा रिकवर कर लो, तो आप रिस्क मत लो। कई बार क्या होता है कि बैंक क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट के चक्कर में रिस्की लोन बांट देते हैं, यानी कि बिना किसी गारंटी के बिना किसी कोलैटरल के, और बाद में डूब जाता है पैसा, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग जरूरी है, यानी कि अगर आपने किसी पर्सन को लोन दिया तो आप मॉनिटरिंग करो कि वो लोन किस पर्पस के लिए यूज करे, जिस पर्पस के लिए आपने लोन दिया गया उसी के लिए यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे ही हवा में उड़ा रहा है। क्लियर है ना। अगर आपने एक बिजनेस करने के लिए उसको पैसा दिया है तो उस पैसे को बिजनेस में ही लाए, जुए में जाके उड़ाना दे, क्योंकि जुए में तो सारा पैसा उड़ गया, अब पैसा वो कहां से वापस करेगा, ठीक है। बिजनेस करता पैसा कमाता तो आपको पैसा वापस भी कर देता। तो आप मॉनिटरिंग करो, और जैसे ही आपको कोई गड़बड़ दिखती है, यानी कि कोई भी गलत चीज दिखती है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसी टाइम उसको रोक दो, ताकि बाद में जाकर ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद लर्न एंड अडाप्ट। ये तो नॉर्मल रूल है कि जो जो चीजें आपके साथ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करो, और कोशिश करो कि आगे से ये चीजें ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क है वो क्या है, लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या है, तो सिंपली देखो, जब यहाँ पर एक बैंक अपनी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको टाइम पर पूरा नहीं कर पाता है, तो वो हमारा कहलाता है लिक्विडिटी रिस्क। यानी कि जब एक बैंक के पास इतना भी कैश या फिर लिक्विड एसेट नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए, तो ये जो रिस्क है ये हमारा क्या कहलाता है, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे हो सकता है ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो बैंक है उसको जो है यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज पे करना है, पर उसके पास कैश अवेलेबल ही नहीं है। उसने अपने पैसे को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, जिससे अभी फिलहाल इस फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क। क्लियर है। तो जब भी एक बैंक अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, तो वो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लिक्विडिटी रिस्क है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है, क्योंकि देखो लिक्विडिटी रिस्क की वजह से जो हमारा बैंक है उसकी रेपुटेशन का भी लॉस होता है, ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती है। कई बार तो बैंक जो है वो बंद भी हो जाती है, इंसॉल्वेंट भी हो जाती है। तो लिक्विडिटी को अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है। सिंपली अपने पास इतना कैश अवेलेबल रखो कि जो फाइनेंशियल आपकी कमिटमेंट्स हैं उसको आप आसानी से फुलफिल जो है वो कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो जो लिक्विडिटी रिस्क है ना इसके कई सारे यहाँ पर डायमेंशंस हैं। क्या क्या है, पहला जो डायमेंशन है वो क्या है, फंडिंग रिस्क। फंडिंग रिस्क तब अराइज होता है जब एकदम से
विड्रॉवल शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपने सोचा नहीं था कि लोग अपना पैसा विड्रॉ करवा लेंगे बैंक से, पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने बहुत जल्दी से आपके बैंकों से जो अपना सारा का सारा जो पैसा है, वो विड्रॉ कर लिया। अब जो पैसा आपके बैंक से चला गया, उसके जगह पे आपको नया पैसा भी तो लेकर आना है, ठीक है? तो ये जो रिस्क है ना, वो हमारा फंडिंग रिस्क कहलाता है, जब आपको अनएंटिसिपेटेड विड्रॉवल को रिप्लेस करना पड़ता है, आपको नए फंड्स की एकदम से जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम रिस्क। टाइम रिस्क का क्या है? तो जब भी आपकी जो रिसिप्ट थी, आपने जो एंटिसिपेट किया था कि आपको इतने ज्यादा जो रिसिप्ट है वो रिसीव होंगे, यानी कि डिपॉजिट्स आपके पास आएंगे, जब वो डिपॉजिट्स नहीं आते, जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो मान के चलो यहाँ पर एबीसी बैंक था, उसने सोचा था कि यहाँ पर 1 साल के अंदर उसके पास टोटल जो है यहाँ पर 100 करोड़ के डिपॉजिट्स आएँगे, ठीक है? ये उसने एंटिसिपेट किया था और इसके हिसाब से इसने यहाँ पे जो है वो प्लान बना लिया कि 100 करोड़ आएँगे तो मैं इसको यहाँ-यहाँ इन्वेस्ट जो है वो करूँगा, ठीक है? पर क्या हुआ कि इसके पास इतने पैसे आए ही नहीं। इसने एंटिसिपेट किया 100 करोड़, पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ आए। तो ये जो 80 करोड़ रुपए का शॉर्टेज है, इसके लिए अब इसको फंड्स चाहिए ना, क्योंकि प्लानिंग तो इसने की हुई है, इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से इसने की हुई थी। तो ये जो फंड ले आने की जरूरत पड़ी, ये हमारा कहलाता है टाइम रिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल रिस्क। अब कॉल रिस्क क्या होता है यहाँ पर? तो सिंपली देखो, जब किसी बैंक की जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, वो रियल लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज की बैंक को पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो हमारा कॉल रिस्क कहलाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब समझो। कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट करना कोई फिक्स नहीं होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट के अराइज होने पर ही इसकी पेमेंट जो है वो करनी होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारा जो बैंक है, उसने एक कस्टमर की गारंटी दी थी कि ये जो कस्टमर है वो टाइमली यहाँ पर पेमेंट कर देगा। मान के चलो इसने इंपोर्ट किया था, तो एक्सपोर्टर को बैंक ने गारंटी दे दी थी, अगर यहाँ पर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो लाइबिलिटी है, ये जो गारंटी के फॉर्म में बैंक की क्रिएट हुई है, ये हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि कंटीजेंट लाइबिलिटी के पैसा जो है, लाइबिलिटी को पे करना इस इवेंट पे डिपेंड करता है कि कस्टमर यहाँ पर डिफॉल्ट करेगा या फिर पेमेंट कर देगा। अगर तो कस्टमर पेमेंट कर देगा, तो बैंक को किसी भी तरह की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी नहीं पड़ेगी। अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारी जो बैंक है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है आपको? तो अगर यहाँ पर हमारी जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, यानी कि अगर कस्टमर की गारंटी दी हुई थी, कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया, इसकी वजह से जो हमें फंड्स की जरूरत पड़ने वाली है, पैसे को पे करना है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करना है, वो हमारा कॉल रिस्क जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होते हैं? तो पहला जो कॉज है वो है मेच्योरिटी मिसमैच। मेच्योरिटी मिसमैच हो जाता है। जैसे जनरली क्या होता है कि हमारे जो बैंक्स हैं, उसके पास एसेट्स होती हैं और उसके पास यहाँ पर लाइबिलिटीज होती है। क्लियर है? लाइबिलिटीज बेसिकली वो क्या होती है? डिपॉजिट। यानी कि हमारे जो बैंक ने पब्लिक से जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, वो क्या हुई? लाइबिलिटी हुई। ठीक है? और एसेट्स क्या हुई? जो बैंक ने यहाँ पर लोन वगैरह प्रोवाइड किए या फिर उसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी की ड्यूरेशन है और जो हमारे लोन एंड इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन है, उसमें कई बार मिसमैच आ जाता है। जैसे डिपॉजिट्स तो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिए थे, यानी कि मान के चलो डिपॉजिट कितने थे हमारे यहाँ पर? 3 महीने के लिए लिए गए थे, और जो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी थी उस पैसे से, वो आपने यहाँ पर 6 महीनों के लिए कर दिए। ठीक है? तो पेमेंट आपको 3 महीने में करनी थी, पर आपने इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए कर दी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मिसमैच आ गया। क्या आ गया? मिसमैच आ गया और आपको लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो गई। आपको पेमेंट 3 महीने में करनी थी, पर आपने क्योंकि 6 महीने के लिए फंड्स को ब्लॉक कर दिया, तो 6 महीने तक आपको पैसा वापस मिलने नहीं वाला है। ठीक है? तो इसकी वजह से लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो हो जाती है, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट क्या? इनसफिशिएंट इनएफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट। जब आप अपने कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते, यानी कि जो प्लानिंग आपने की थी कि हमारे पास यहाँ से कैश इनफ्लो होगा, यहाँ से कैश आउटफ्लो होगा, जब वो प्लानिंग आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कैश मिसमैच आता है। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गए, यानी कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, ओपन मार्केट वोटैलिटी हो गई। ठीक है? ये भी कुछ रीजन है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट के अंदर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर था वो अच्छा नहीं था, जिससे आपने लिक्विडिटी रिस्क को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको मेजर नहीं किया। उसके बाद कंटीजेंसी प्लान आपके अच्छे नहीं थे, आपने डिसीजंस गलत लिए, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क को मिनिमाइज करने की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? सबसे पहले आप यहाँ पर एक बफर क्रिएट करके रखो। यानी कि अगर आपको मान के चलो फंड्स की जरूरत है 100 करोड़ रुपए की, तो आप 120 करोड़ फंड्स अपने पास रखो, ताकि इमरजेंसी अगर कोई आपको
पेमेंट करनी पड़ गई तो आपके पास फंड्स यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। साथ के साथ जो बफर आपने मेंटेन किया ना उसको रेगुलरली बेसिस पे असेस भी करते रहो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एडजस्ट भी करते रहो। जैसे पहले बफर जो था वो 120 करोड़ ठीक था, पर क्या हुआ कि आगे चलकर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि 120 करोड़ रुपए तो आपको पे ही करने पड़े, यानी कि बफर आपके पास बचा ही नहीं, तो इस टाइम में आपको 20 करोड़ रुपए और बफर यहाँ पर रख लेना है। नेक्स्ट क्या, फोरकास्ट विद प्रिसीजन। तो जो फोरकास्टिंग है यानी कि फ्यूचर में जो नीड्स आपको पड़ने वाली है फंड्स की उसको सही तरीके से करो, यानी कि डाटा अच्छे से कलेक्ट करो और उसके बेस पे सही तरीके से फोरकास्टिंग करो ताकि आपको कोई भी फंड्स की कमी जो है वो ना हो। नेक्स्ट क्या है, डिवर्सिफाई फंडिंग सोर्सेज। तो जो फंडिंग सोर्सेज है ना उनको डिवर्सिफाई कर दो, यानी कि आप किसी एक सोर्स से फंड को रेज नहीं करो, क्योंकि अगर उस एक सोर्स से फंड मिलना बंद हो गया तो आपको क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा, आपके पास फंड्स नहीं बढ़ेंगे और लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है वो आ जाएगी। तो एक सिंगल सोर्स के बजाय मल्टीपल सोर्सेस को मेंटेन करके रखो ताकि एक सोर्स से आपको फंड ना मिले तो दूसरे सोर्स पे जाके फंड क्रिएट करके जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर दो। नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर एंड अडेप्ट। तो मॉनिटर करते रहो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को, साथ ही साथ देखते रहो कि जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो ज्यादा कम तो नहीं हो गई है, यानी कि लिक्विडिटी शॉर्टेज ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो गई है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी पॉलिसी बनाओ और डिसीजन मेकिंग कर सको। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर रिस्क है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली क्या होता है, तो सिंपली देखो, मार्केट के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसमें जब कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, और उस चेंजेस की वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। सिंपली देखो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जो चेंजेस आते हैं ना उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बाई चांस मान के चलो किसी टाइम इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, क्या हो गया है, इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गया है, तो जितनी भी हमारी फिक्स इनकम मार्केट सिक्योरिटीज थी उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, तो फिक्स्ड जो फिक्स इनकम मार्केट होती है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है वो फिक्स होता है। तो मान के चलो एक आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बाय किया था जिसके ऊपर आपको 10% का जो है इंटरेस्ट मिलता था। मार्केट में क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 20% हो गया। अब अल्टीमेटली आप देखोगे कि मार्केट में तो 20% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10%, यानी कि आपकी जो रिटर्न है वो आधी हो गई, जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिटरमाइन होती है कि उसके ऊपर हमें रिटर्न कितना यहाँ पर मिल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट में जो फ्लक्चुएशन आती है उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या फिर कई बार इंक्रीज भी हो जाती है। क्लियर है आपको? तो जनरली ये जो रिस्क होता है वो हमारी फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा होता है जिसके ऊपर हमें फिक्स रिटर्न जो है वो मिल रही होती है। क्या क्या सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हो सकती है, ठीक है। और जनरली हमारी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो इंटरेस्ट रेट है उसके बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी वो मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ रिस्क। अब जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होते हैं इसके मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं जिससे मिलकर हमारा एक कंपाउंड इंटरेस्ट रेट जो है वो बन पाता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, बेसिस रिस्क, ठीक है। तो बेसिस रिस्क जो है वो हमारी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसकी कोटेशन के साथ रिलेटेड है। जनरली देखो क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल एसेट के जो प्राइस होते हैं उनको कोट किया जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 80.01 ऐसा कुछ कोट किया जाता है। तो ये 0.1% होते हैं, ये हमारे बेसिस पॉइंट होते हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है ना तो इन बेसिस पॉइंट में भी चेंज आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर कम ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यील्ड रिस्क। यील्ड रिस्क के अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उनके ऊपर जो हमें यहाँ पर रिटर्न मिल रही होती है, यानी कि जो हमें इनकम रिसीव हो रही होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई यहाँ पर फिक्स इनकम सिक्योरिटी बाय की हुई है, आपको 10% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट 20% हो गया, तो आप देखोगे कि आपकी जो रिटर्न है वो यहाँ पर आधी हो गई है, 50% हो गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 20% का रिटर्न यहाँ पर मिलता। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट की जो यील्ड है वो भी इफेक्ट होती है और उससे हमें लॉस जो है वो होता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस रिस्क। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी जो प्राइसेस होते हैं उसमें भी चेंज आ जाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो प्राइस है वो यहाँ पर कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है, तो जनरली ये रिस्क उन इन्वेस्टर ये रिस्क जो है वो उन इन्वेस्टर के लिए अराइज होता है जो कि
ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उन्होंने जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की थी वो तो की थी, साथ के साथ इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको ज्यादा जो है वो पैसा मिल सके, ज्यादा रिटर्न जो है वो कमा सके, तो उनके लिए ये रिस्क अराइज होता है। तो जनरली देखो, अगर मान के चलो आपने यहाँ पर किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की थी, आपको 10% का रिटर्न यहाँ पर मिलता था, जिसको आप मार्केट में फिर से इन्वेस्ट कर देते थे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, 20% हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हुआ कि आपकी जो रिटर्न है ना वो 50% कम हो गई, आधी हो गई, जिसकी वजह से आप जब इस रिटर्न को इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में जो आपको इनकम मिलनी थी वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलो आपको 100 रुपए मिले 10% के हिसाब से और 20% के हिसाब से आपको 200 मिलते, तो जब आप इस 100 रुपए को इन्वेस्ट करोगे इससे जो रिटर्न मिलेगी और इस 200 रुपए को जब इन्वेस्ट करेंगे उससे जो रिटर्न मिलेगी उसके अंदर डिफरेंस होगा और हमारा 100 रुपए वाली जो रिटर्न होगी वो कम होगी, तो जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसकी वजह से भी जो है लॉस होता है। नेक्स्ट क्या है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब समझ लो, कई बार क्या होता है कि हम जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं ना उनके साथ हम यहाँ पर बॉर्बर को या फिर जो इशूअर होता है उसके पास एक ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है, जनरली आप किसी बॉन्ड को जब इशू करते हो तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू करते हो, जैसे 3 साल 4 साल इस टाइम पीरियड के लिए इशू करते हो। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा जो बॉन्ड्स को परचेज करता है यानी इन्वेस्टर होता है उसको एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको कभी लगे तो आप यहाँ पर 3 साल से पहले भी बॉन्ड हमें वापस कर सकते हो, वापस से हमें सेल कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन दी हुई है यानी कि मेच्योरिटी से पहले इंस्ट्रूमेंट को सेल करने का, ये हमारा एम्बेडेड ऑप्शन जो है वो कहलाता है। तो इसकी वजह से भी रिस्क राइज होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो हमारे जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, फटाफट से बॉन्ड्स को सेल कर देते हैं, जिससे उनका तो लॉस कम हो जाता है पर हमें ज्यादा लॉस जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैप रिस्क। अब गैप रिस्क क्या होता है, तो जनरली देखो, गैप रिस्क को समझने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी का मतलब समझना है। अब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी क्या होता है ये समझ लो। तो सिंपली देखो, एक पर्टिकुलर एसेट का प्राइस इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से कितना चेंज होता है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। जैसे कि मान के चलो एक एसेट है जिसका जो प्राइस है वो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी चेंज आए तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस एसेट की इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इंटरेस्ट में चेंज आने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंज जो है वो आ जाता है। एक पर्टिकुलर एसेट ऐसा है जिसका जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है वो बहुत कम है, यानी कि इंटरेस्ट में चेंज आ भी जाए तो इसके प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं आती है। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारे इंटरेस्ट रेट में चेंज आने की वजह से हमारी पर्टिकुलर एसेट के प्राइस में कितना चेंज जो है वो आता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस जो हमारी बैंक की एसेट्स होती हैं और जो उनकी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता होता है उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना वो डिफरेंस होती है। जैसे मान के चलो, हमारा जो यहाँ पर बैंक है उसने मोर रेट इन सेंसिटिव एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि ऐसी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जिसका जिसका जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है वो काफी ज्यादा है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज है उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है तो एसेट्स में तो बहुत ज्यादा चेंज आता है पर लाइबिलिटीज वैसी की वैसी रहती है, तो लॉस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्लियरली सिंपली कहूँ कि एक एसेट बैंक ने ऐसा परचेज कर लिया जिसकी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी कम है, ठीक है, और हमारी जो बैंक है उसने लाइबिलिटी एक ऐसी परचेज कर ली जिसकी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट में जब चेंज आएगा तो दोनों में जो चेंजेस आएंगे वो कम ज्यादा होंगे और मिसमैच हो जाएगा और बैंक को लॉस जो है वो होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज करने की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप सिक्योरिटीज को परचेज करते हो उनकी जो मेच्योरिटीज होती है ना उनको डिवर्सिफाई करना है, यानी कि कोई सिक्योरिटी आपने यहाँ पर परचेज की उसकी मेच्योरिटी 5 साल है, कोई सिक्योरिटी आपने परचेज की उसकी मेच्योरिटी 10 साल है, कोई सिक्योरिटी आपने परचेज की उसकी मेच्योरिटी 15 साल है। इससे क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज भी आएगा ना तो आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस सारी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ही इन्वेस्टमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना उसका ज्यादा इंपैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसके ऊपर पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म पे तो इंपैक्ट पड़ जाएगा पर लॉन्ग टर्म आपके यहाँ पर सेफ रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, हेजिंग विद डेरिवेटिव। तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव्स का यूज करना है। डेरिवेटिव बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि यहाँ पर किसी एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, जिसके अंदर आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि इंटरेस्ट रेट जो है ना, वो हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे आपके पास फिक्स है तो आपने फिक्स को वेरिएबल के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लिया, आपने ऑप्शन का यूज कर लिया, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज
कर लिया। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन मैचिंग, तो कोशिश करनी है कि जो आपकी एवरेज ड्यूरेशन है लाइबिलिटीज की और जो एवरेज ड्यूरेशन है एसेट्स की, उसको आप मैच करके यहाँ पर चलो, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के अंदर, उसको आपको रेगुलरली बेसिस पे असेस करना है, ठीक है, उसको रिव्यू करना है और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी करना है। यानी कि कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर देना है, कुछ नई सिक्योरिटीज को बाय कर लेना है, ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, तो हमारी जो बैंक्स होती हैं वो यहाँ पर फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब भी कोई फ्लक्चुएशन आती है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बैंक को जो है यहाँ पर लॉस होता है, और उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनकी वजह से हमारी जो बैंक्स होती हैं, उनकी जो फॉरेन करेंसी में एसेट्स होती हैं या फिर उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपकी जो बैंक की जो इनकम थी फॉरेन करेंसी पे वो कम हो गई है, ठीक है, या फिर जो लाइबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से जो लॉस होता है बैंक को, वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो कहलाता है। क्लियर है, तो मेन जो चीज है इसके अंदर यही कंसीडर की जाती है कि जो एक्सचेंज रेट है ना, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है बैंकों के लिए, है ना, कभी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कभी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रैटेजीज एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, ओपन पोजीशन इंप्लीमेंटेशन, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि आपको किस करेंसी में जो है इन्वेस्टमेंट करनी है, किस करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको सेल करना है। और ये जो प्लानिंग है वो आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस, मार्केट ट्रेंड और प्रॉफिट पोटेंशियल के हिसाब से जो है वो बनाना है, ताकि आपको आप जो रिस्क है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सको। नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्ड मेच्योरिटी मॉनिटरिंग, तो आपके जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी जो भी मेच्योरिटी डेट्स हैं, उनको आपको क्लोजली मॉनिटर करना है, ताकि जैसे ही उसकी मेच्योरिटी डेट सामने आए, तो आप प्रॉपर यहाँ पर प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट जो है वो कर सको, और जो अनएक्सपेक्टेड रेट में चेंजेस आते हैं एक्सचेंज रेट में, उससे आप लड़ाई कर सको, मतलब कि उससे डील कर सको। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स एनालिसिस, तो जो एक्सचेंज रेट है ना, उसका भी एनालिसिस आपको प्रॉपर्ली करना है कि एक्सचेंज रेट की मूवमेंट क्या होगी, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, किस करेंसी का इंक्रीज होगा, किस करेंसी का डिक्रीज होगा, ताकि आप उस हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट कर सको और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सके। उसके बाद आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर पॉलिसी जो है वो बनानी है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आपको बनाना है, ताकि जो रिस्क हो रहा है वो आप मैनेज कर सको, और इस फ्रेमवर्क के अंदर जो एक्सपोजर लिमिट है वो आपको फिक्स करनी है। हैजिंग स्ट्रेटजी आप कौन कौन सी यूज करने वाली वो स्पेसिफाई करनी है, साथ ही साथ जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर है उसको भी यहाँ पर स्पेसिफाई जो है वो करना है। नेक्स्ट क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं डीलर्स के लिए, जो हमारे डीलर्स हैं जिनके साथ आप डीलिंग यहाँ पर करोगे, कि वो कैसे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग्स जो है वो करेंगे, ताकि फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंसी की तरीके से जो है ट्रेडिंग हो सके, और किसी भी तरह के फ्रॉड से जो है वो बचा जा सके, किसी भी लड़ाई झगड़े से जो है वो बचा जा सके, और मार्केट की जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमें इंक्रीज करनी है, तो बैंकों के लिए जरूरी है कि उनके जो बैक ऑफिस फंक्शन है ना उसको इंप्रूव किया जाए, जैसे कि जो ट्रेड सेटलमेंट है वो प्रॉपर्ली की जा सके, जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो प्रॉपर्ली की जा सके, और जो रिस्क रिपोर्टिंग है वो भी प्रॉपर्ली की जा सके। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है रिस्क की वो क्या है, मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क बहुत ही सिंपल रिस्क होता है। मार्केट रिस्क के अंदर क्या है, सिंपली तो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसकी वजह से बैंक को जो भी लॉस होता है, वो हमारा यहाँ पर मार्केट रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक मनी मार्केट के अंदर हमारे बैंक ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है, मनी मार्केट में क्या हुआ, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज हो गया। क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, रिटर्न जो है उसको मिल रही थी वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई, तो इससे जो हमारी बैंक की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पर लॉस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर मार्केट रिस्क जो है वो कहलाता है। यानी कि हमारी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का जो लॉस होता है वो हमारा मार्केट रिस्क जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब मार्केट रिस्क को असेस करने के लिए जरूरी है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है, जो स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस है या फिर एक्सचेंज रेट है, उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए, उनको क्लोजली उनका एग्जामिनेशन किया जाए, उनका एनालिसिस जो है वो किया जा सके।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस ऑफ मार्केट रिस्क। जो मार्केट रिस्क है उसके कॉजेस क्या है, किस वजह से मार्केट रिस्क अराइज होता है। तो पहले देखो जो कॉज है वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट। कुछ इकोनॉमिक इवेंट जैसे कि रिसेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से मार्केट रिस्क जो है वो अराइज होता है। उसके बाद कुछ जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस भी होते हैं, जैसे कि कोई वॉर हो गई, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, सरकार गिर गई, या फिर इंटरनेशनल टेंशन कोई चल रही है यहाँ पर दो कंट्रीज के बीच में, उसकी वजह से भी जो है मार्केट जो है वो खराब परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। तो कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें नुकसान हो जाता है। जैसे हमारे जो बैंक है उसने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को जो है इंक्रीज कर दिया, जिससे हमारी जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी से उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो गई। इसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई पेंडेमिक हो गया, इसकी वजह से भी लॉस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजी फॉर मार्केट रिस्क मिटिगेशन। अब मार्केट रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, डिवर्सिफिकेशन। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको डिवर्सिफाई करनी है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर एक पर्टिकुलर मार्केट की परफॉर्मेंस खराब हो तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट पे जो है उसका इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, और आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट है उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट क्या है, हेजिंग। आपको हेजिंग का यूज करना है, जैसे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर सकते हो, ताकि इंटरेस्ट रेट में जो मूवमेंट्स होती है, करेंसीज में जो मूवमेंट होती है, स्टॉक प्राइसेस में जो मूवमेंट्स होती है, उससे बचा जा सके। नेक्स्ट क्या है, आप स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो मार्केट परफॉर्म कर सकता है, वो आप चीजें एनालाइज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे इन सिनेरियो का, इन मार्केट की परफॉर्मेंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डायनामिक रीबैलेंसिंग। तो आपको अपनी जो एसेट्स है उनका जो पोर्टफोलियो है ना उसको मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब एक बैंक अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं होता है, और उसकी वजह से जो बैंक को लॉस होने के चांसेस होते हैं, वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के आप मान के चलो, हमारी बैंक का एक एबीसी बैंक थी, ठीक है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो उसके एम्प्लॉयज जो है वो लगातार फ्रॉड करते जा रहे थे, जिसकी वजह से फ्रॉड की अमाउंट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर बैंक के लिए सरवाइव करना भी काफी मुश्किल हो गया था। तो इस फ्रॉड की वजह से जो फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ है वो किस रिस्क की वजह से हुआ है, ऑपरेशनल रिस्क की वजह से। तो सिंपली देखो, जब किसी बैंक का इंटरनल प्रोसेस या फिर उसके जो पीपल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क कहलाता है। इसके अंदर अगर हमारा इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, वो भी जब सही तरीके से काम नहीं करता तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स की। तो इसके दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला है टेक्निकल लेवल की, टेक्निकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो ठप पड़ गया है, आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से नहीं चल रहा, उसकी वजह से लॉस हो गया। ठीक है, आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, या फिर आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर कोई भी मॉल फंक्शन जो है वो हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को कम करने के लिए क्या क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी है। तो पहली जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें क्लोजली सुपरवाइज करना है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को जो भी परफॉर्म किए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी किसी भी एरर को फाइंड आउट किया जा सके, और किसी भी फ्रॉड को जो है वो फाइंड आउट किया जा सके, और उसको जल्दी से जल्दी प्रिवेंट भी किया जा सके, ताकि उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा लॉस ना हो सके। नेक्स्ट क्या है, ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। तो जो पर्सोनल है उनकी हमें ट्रेनिंग करनी है, यानी कि जो ऑपरेशनल रिस्क है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ऑपरेशनल रिस्क के केस में उन्हें कैसे डील करना है ऑपरेशनल रिस्क के साथ। ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि अगर कोई ऑपरेशनल रिस्क अराइज भी होता है तो उसके साथ प्रॉपर्ली डीलिंग की जा सके। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट। तो इसके अंदर हमें रेगुलरली बेसिस पे हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, है ना, या फिर अदर फंक्शन जो हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं उसकी ऑडिटिंग करते रहना चाहिए, चेकिंग करते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो, कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी एरर हो, तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, जो पर्सोनल पॉलिसी है वो ऐसी बनानी है कि उसके अंदर कुछ एथिकल कोड्स इंक्लूड किए जाए, यानी कि हमें यहाँ पर एथिक्स की यूज करके जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ डीलिंग करनी है, यानी कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे ना वो एथिकली राइट होने चाहिए, मॉरली राइट होने चाहिए। जैसे अगर आप कस्टमर के साथ भी डील कर रहे हो तो आपको कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है, ताकि उसको भी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट जो हमारी रिस्क की टाइप है वो है काउंटर पार्टी रिस्क। अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है,
तो सिंपली देखो, जब किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर या फिर किसी और अदर ट्रांजेक्शन के अंदर एक पार्टी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देती है, पर जो दूसरी पार्टी होती है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है, तो वो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे मान के चलो, हमारी जो बैंक है और यहाँ पर जो हमारा बोरवर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किए कि बैंक जो है यहाँ पर बोरवर को 50 लाख रुपए का लोन देगा, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से हर साल जो है बोरवर इंटरेस्ट पे करेगा, और 5 साल के बाद ये टोटल पैसा बैंक को वापस कर देगा। ठीक है, तो बैंक ने अपनी ऑब्लिगेशन को यहाँ पर फुलफिल कर दिया। ठीक है, पर बोरवर ने जो है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, यानी कि उसने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी यहाँ पर पे नहीं किया। तो ये जो रिस्क है ना, ये हमारा काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो कहलाता है। यानी कि जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है और उसकी वजह से जो लॉस होने के चांसेस होते हैं, वो हमारा काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो कहलाता है। और जनरली हम इसको क्रेडिट रिस्क के अंदर ही इंक्लूड जो है वो करते हैं, और कई बार हम इसको सेटलमेंट रिस्क भी कह देते हैं, यानी कि सेटलमेंट सही तरीके से नहीं हो पाई है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क के अंदर जो लॉज है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, चाहे वो नए बनाए हैं या फिर एग्जिस्टिंग लॉज में ही कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट की गई है, उसकी वजह से जो यहाँ पर रिस्क अराइज होता है, वो हमारा कहलाता है रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क। जैसे मान के चलो, हमारे यहाँ पर बैंक ने एक इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ठीक है, और गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ बना दिया जिससे ये इन्वेस्टमेंट जो है वो इलीगल बन गई थी, जिसकी वजह से बैंक को इस इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो वापस नहीं मिल सका था। मतलब कि मान लो ऐसा कोई लॉ बना दिया है जिससे इसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब गई है, तो इसकी वजह से जो लॉस हुआ है वो हमारा रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्क जो है वो कहलाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर कई सारे जो है रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं, लीगल रिस्क हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं तो लेंडर्स लायबिलिटी, कस्टमर एम्प्लॉय सूट्स, या फिर लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंट कंप्लायंस, ये कुछ एग्जांपल हैं लीगल रिस्क के। ठीक है, अब ये जो लीगल रिस्क है वो अराइज किस वजह से होते हैं, किस वजह से जो लिटिगेशन है उसका सामना करना पड़ता है बैंक को? तो सिंपली देखो, जब लैक ऑफ फेथ होता है, जब पार्टीज के बीच में भरोसा नहीं है, या फिर रॉन्गफुल डिस्चार्ज, जो सर्विस थी वो सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं की गई है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, या फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, या फिर वेंडर ने अपनी जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर यहाँ पर नहीं की है, तो इन रीजंस की वजह से जो है लिटिगेशन रिस्क जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल रिस्क। नेक्स्ट आप क्या है? एनवायरमेंटल रिस्क। तो एनवायरमेंटल रिस्क बेसिकली क्या होता है? तो सिंपली देखो, ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसको यहाँ पर नुकसान पहुंचता है, वो हमारा एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो कहलाता है। जैसे जैसे मान के चलो, हमारी जो बैंक है उसने यहाँ पर किसी इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उस लोन के पैसे से उसने कोई ऐसा बिजनेस किया जिससे हमारा जो एयर है, हमारी जो हवा है, वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड होगी। जिस एरिया में उसने बिजनेस सेटअप किया, उसकी एयर इतनी ज्यादा पोल्यूटेड होगी कि लोगों की हेल्थ पे जो है इश्यूज आने लगे, उनको हेल्थ खराब होने लगी। तो ये जो रिस्क है वो हमारा एनवायरमेंट रिस्क जो है वो कहलाता है। यानी कि किसी एक्टिविटी की वजह से हमारे ह्यूमन हेल्थ या फिर एनवायरमेंट पे हार्म आता है, वो हमारा एनवायरमेंटल रिस्क जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। तो पहला है वाटर पोल्यूशन, यानी कि आपने जो वाटर रिसोर्सेज है उसने, मतलब कि जो बिजनेस है उसने यहाँ पर केमिकल डाल दिए, वेस्ट पदार्थ डाल दिए, जिससे जो वाटर है वो खराब हो गया है, वो पोल्यूटेड हो गया, पीने वाला नहीं रहा है। नेक्स्ट यार, वेस्ट मिसमैनेजमेंट, यानी कि जो कंपनी है वो अपने वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रही है, यानी कि उसको ऐसे ही खुले में जो है वो फेंक दे रही है, जिससे उसमें से गैसेस निकल रही है, हवा निकल रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? साइट कंटेनमेंट, यानी कि जो हमारी वेस्टेज पदार्थ है, जो यहाँ पर जहरीले पदार्थ हैं, वो वाटर में मिल रहे हैं, सॉइल में मिल रहे हैं, बिल्डिंग्स में मिल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो काफी खराब हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो ये आपको पता है कि जो गैसेस जहरीली निकलती है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? तो सिंपली देखो, नॉन फाइनेंशियल रिस्क के अंदर हमारे दो रिस्क आते हैं, बिजनेस रिस्क और स्ट्रेटजिक रिस्क। जिसमें से बिजनेस रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कि यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर जो बैंक होती है वो खुद से यहाँ पर लेती है। क्यों लेती है? ताकि वो एक कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो मार्केट में क्रिएट कर सके, वो अपने कंपिटिटर से आगे निकल सके। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एबीसी बैंक थे, उन्होंने एक नया सेविंग प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च किया मार्केट में, ताकि, और ये जो प्रोडक्ट है वो पहले इशू नहीं किया गया था, लॉन्च नहीं किया गया था, इसलिए
पता नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो इसने नए प्रोडक्ट को यहाँ पर बनाया, ठीक है, एक तरह का यहाँ पर रिस्क लिया, क्योंकि हो सकता है ना कि मार्केट में जाते ही ये प्रोडक्ट यहाँ पर फ्लॉप हो जाए और जो पैसा इसने इस प्रोडक्ट पे खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो सारी डूब जाए। तो ये जो रिस्क है ना वो हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है, यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी बैंक जब यहाँ पर अपने कंपटीटर से आगे निकलने के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन बनाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती है, और उसमें जो रिस्क छुपा होता है, लॉस होने के जो चांसेस होते हैं, वो हमारे बिजनेस रिस्क जो है वो कहलाते हैं। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो यहाँ पर डोर टू डोर मार्केटिंग, और यहाँ पर हमारा इंटरनेट ड्राइवन बैंकिंग। तो एक होता है कि आपको घर घर तक आपने यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो पहुंचाए, ठीक है, और एक होता है कि आपने इंटरनेट पे सर्विसेज पहुंचा दी। तो हो सकता है कोई बैंक यहाँ पर डोर टू डोर डिपॉजिट मार्केटिंग का यूज करे और कोई यहाँ पर इंटरनेट ड्राइवन बैंकिंग का यहाँ पर यूज करे। तो जो भी ये दोनों मेथड के कुछ यहाँ पर रिस्क है, कुछ यहाँ पर फायदे हैं, तो उसकी वजह से रिस्क जो है वो अराइज हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटजिक रिस्क। तो स्ट्रेटजिक रिस्क के अंदर क्या है, तो जब हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है, कोई भी बड़ा चेंज आता है, और उसकी वजह से जो लॉस होता है वो हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पर 1969 के अंदर जो हमारी 14 प्राइवेट बैंक थी उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, जिसके ऊपर हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये जो चेंज आया था, ये हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क जो है वो कहलाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ रिस्क है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, पॉसिबल रिस्क फेसिंग अ बैंक। एक बैंक जो है यहाँ पर कौन कौन से रिस्क फेस करता है उसको हम एक टेबल की हेल्प से समझेंगे। तो टेबल के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो टाइप ऑफ रिस्क है, उसके बाद पॉसिबल रिस्क इवेंट्स, यानी कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से बैंक को लॉस हो सकता है। तो जो पहली टाइप है हमारे रिस्क की वो है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क के अंदर एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रिस्क है वो है कंप्लाइंस, कंटेमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट, थेफ्ट एंड पब्लिक हेल्थ। कंट्री से रिलेटेड है सिविल डिसऑर्डर, इकोनॉमिक शॉक, नेचुरल डिजास्टर। फिजिकल से रिलेटेड है चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसे कि गवर्नमेंट सेल्स टैक्स रेट में यहाँ पे चेंजेस हो गए। नेक्स्ट क्या है गवर्नमेंट रिलेटेड, तो कंज्यूमर डिमांड में चेंज हो गया, इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट चेंज, इन्फ्लेशन या फिर एंटी बिजनेस एथिक्स। उसके बाद लिटिगेशन से रिलेटेड है प्रोडक्ट लाइबिलिटी, सेफ्टी, साइड इफेक्ट, रेगुलेटरी, कैपिटल एडिकेसी, कंपटीशन पॉलिसी, टैरिफ बैरियर्स एंड ट्रेड पॉलिसी, एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, सबोटेज, फिजिकल प्रॉपर्टी थेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे जो रिस्क इवेंट्स है वो रिलेटेड है एक्सटर्नल रिस्क के अंदर, यानी कि एक्सटर्नल रिस्क के अंदर ये इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बैंक को फ्यूचर में लॉस जो है हो सकता है, और इन इवेंट्स को ही बैंक को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंड मैनेजमेंट रिस्क। फंड मैनेजमेंट के अंदर बैंक को कौन कौन से रिस्क होते हैं, तो सबसे पहले डीलिंग से रिलेटेड रिस्क, जैसे कि मार्केट इंफॉर्मेशन, इन एप्रोप्रिएट इंटरनल इंफॉर्मेशन, मार्केट कोलैप्स हो गया, पर्सोनल रंग डीलिंग, पर्सोनल अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। उसके बाद प्रोसेसिंग से रिलेटेड रिस्क इवेंट्स, जैसे कि फाइनेंशियल कोलिजन, डीलिंग एरर, फ्रॉड, इनपुट आउटपुट एरर। नेक्स्ट क्या है स्टैट्यूटरी से रिलेटेड रिस्क इवेंट्स, फाइनेंशियल रेगुलेशन, लीगल इश्यूज, टैक्सेशन एंड ट्रीटीज। उसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एक्यूरेसी, सेटलमेंट, वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लैक ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्ट्राइक एक्शन, लैक ऑफ ट्रेनिंग और सक्सेशन प्लानिंग। तो सिर्फ आपको ये इवेंट्स को याद करके रखने हैं, कई बार इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, अलायंसेस, मार्केट इमेज, अथॉरिटी लिमिट, ऑडिट, सेल्स फोर्स प्रोफाइल। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है और हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, जैसे कि एक्यूरेसी ऑफ सिचुएशन अप्रेजल, इनकरेक्ट बजटिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ डाटा, फोरकास्टिंग इन एक्यूरेसी, रिपोर्टिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, डाटा फ्लो, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट पॉलिसी। सिस्टम से रिलेटेड है हमारा इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस, अलाइनमेंट टू बिजनेस स्ट्रेटजी, अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम, डाटा इंटीग्रिटी, डिजास्टर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग क्वालिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन एंड वेरीफाइड एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो ये सारे इवेंट जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क की वजह से ये इवेंट्स अराइज हो सकते हैं और बैंक को लॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिस्क है वो क्या है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क कैश फ्लो से रिलेटेड है, जैसे कि बिजनेस इंटरप्शन हो गया, कस्टमर कॉन्फिडेंस कोई नुकसान हो गया, फोरकास्टिंग क्वालिटी सही नहीं है, एक्सेस टू फाइनेंस सही तरीके से नहीं है, तो इसकी वजह से कैश फ्लो रिलेटेड रिस्क अराइज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है काउंटर पार्टी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिफॉल्ट रिस्क आता है,
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ काउंटर पार्टी, क्रेडिट रेटिंग, बैंक कॉन्फिडेंस, उसके बाद रेटिंग से रिलेटेड मार्केट कॉन्फिडेंस, मार्केट सेक्टर रेटिंग, शेयर होल्डर रिस्क, ये सारे हमारे लिक्विडिटी रिस्क थे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर कौन कौन से रिस्क इवेंट्स हो सकते हैं जिससे बैंक को लॉस हो सकता है। सबसे पहले देखो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, जैसे डिलीवरी मैकेनिज्म हमारा, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग ऑफ शॉर्टेज, उसके बाद प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड अल्टरनेटिव सोर्स आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ पार्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज, सप्लायर प्रोफाइल, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद मेक वर्सेस बाय, प्रोसेस प्रॉब्लम्स, क्वालिटी रिव्यूज या फिर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन मार्केट रिस्क। क्या है पोजीशन मार्केट रिस्क? तो इसके अंदर हमारे मेनली करेंसी और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड रिस्क इवेंट्स आते हैं। करेंसी के अंदर आते हैं नॉन कन्वर्टेबल करेंसी, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क, मिसमैचेस एंड वोटालिटी। उसके बाद इंटरेस्ट रेट के अंदर हमारे बेसिस आते, बेसिस रिस्क आ जाता है, पैरेलल यील्ड कर्व शिफ्ट आ जाता है, ट्विस्ट इन यील्ड कर्व, इनकरेक्ट डे काउंट बेसिस। उसके बाद हमारे यहाँ पर प्रोपोजिशन रिस्क आ जाता है। प्रोपोजिशन रिस्क के अंदर मेनली हमारे यहाँ पर कंपिटिटिव इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी से रिलेटेड रिस्क इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कंपिटिटिव की बात करें तो इसके अंदर हमारा कंपिटिटर प्रोडक्ट एक्शन आ जाता है, इंफीरियर प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट लिमिट इमिटेशन आ जाता है, पेटेंट एक्सपायरी, इकोनॉमिक से रिलेटेड प्लांट प्राइसिंग, competitor pricing, market share, market development and product expansion. Strategies related business portfolio, communication development methodology, efficiency of human resource profile, initial pricing, lack of competitor knowledge, poor market identification, poor market strategy, reputation, research focus and tracking against plan. तो ये जो कुछ रिस्क इवेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिस्क के अंदर बैंक को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाते हैं और उसको फाइनेंशियली भी नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक है, तो जैसे ही देखो इंडिया के अंदर 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, हमने लिबरलाइजेशन ले आई, ग्लोबलाइजेशन ले आई, प्राइवेटाइजेशन ले आई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बैंकों के जो रिस्क है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। क्योंकि अब जो बैंक है वो ग्लोबली ट्रेड करने लग गए थे, ग्लोबल अपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने लग गए थे। तो अब जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हमें एक बार इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो बैकग्राउंड है उसे भी समझना जरूरी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1991 के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो बहुत खराब हो गई थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, जिसको देखते हुए 1991 के अंदर कुछ रिफॉर्म ले आए गए। और इसमें मेनली तीन चीजें की गई, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो हैविली रेगुलेटेड थी और प्रोटेक्टेड थी, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा रेगुलेट किया जाता था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ठीक है, साथ के साथ हम बाकी देशों के साथ ट्रेड भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी की हालत जो है वो खराब हुई थी। तो इन रेगुलेशंस को यहाँ पर दूर किया गया था। तो कुछ की चेंजेस की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की चेंज था वो ये था कि जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी था उसको हमने एबॉलिश कर दिया गया था। साथ के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे उनको भी हमने रिमूव कर दिया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के लिए हमने यहाँ पर ओजीएल, जिसका नाम है ओपन जनरल लाइसेंस, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, ताकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर इसको लेकर अपने ट्रेडिंग प्रॉपर्ली कर सके। ठीक है, साथ के साथ हमने यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसको भी रिमूव कर दिया था लिबरलाइजेशन के अंदर। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी यहाँ पर स्टैब्लिश किए थे, ताकि जो प्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो सके, ज्यादा हो सके। उसके बाद हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी को भी अबॉलिश कर दिया, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ऑटोमोबाइल में जाते हो तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, आप बिना लाइसेंस के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 1991 में हमने उसको भी थोड़ा लिबरल किया, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमने हटा दिए, रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। जैसे हमने जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया, यानी कि अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अब से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग। इसका बैंकिंग के ऊपर यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था? सबसे पहले देखो कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लिबरलाइजेशन करते ही, प्राइवेटाइजेशन करते ही बहुत सारी प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स जो है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गई थी, जिससे कंपटीशन जो है इंक्रीज हो गया था। और इसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब जो है वो हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया था। जो हमारी बैंक्स है वो इंटरनेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का, एटीएम्स का यूज़ जो है वो काफ़ी तेज़ी से करने लग गई थी। नेक्स्ट मार्केट वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड किया जाता था। जो एक्सचेंज रेट थे उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आती थी। इसकी वज़ह से मार्केट वोलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। उसके बाद आरबीआई ने यहाँ पर जो बैंक है उनको रेगुलेशन करने के लिए जो अपना कंट्रोल है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया था क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर बैंकों को रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्रधनुष स्ट्रेटजी की। तो जनरली देखो जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो यहाँ पर एंटर किए इंडस्ट्री के अंदर, फॉरेन बैंक्स एंटर किए, तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी हालत काफी खराब हो गई। उनके जो एनपीएज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, उनके प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो गए, उनको काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। इस चीज को देखते हुए अगस्त 2015 के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको हम इंद्रधनुष स्ट्रैटेजी कहते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारने की कोशिश की थी, उनके एनपीए को कम करने की कोशिश की थी ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक सही तरीके से ऑपरेट जो है वो कर सके। तो उसमें हमारे कुछ एक्शंस लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सही तरीके से काम कर सके। जैसे कि पहली जो एक्शन है वो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया था, जो प्राइवेट सेक्टर है ना वहां से हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको हायर करना शुरू कर दिया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, क्योंकि जनरली देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बैंक थी वहां पर एम्प्लॉयज बहुत अच्छे होते थे, ठीक है, उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता था ना, मोटिवेटेड होते थे, तो उनको यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था बड़ी बड़ी पोस्टों पे ताकि वो अच्छे से बैंक को चला सके। उसके बाद क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका काम क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें, ये एक वॉचडॉग की तरीके से काम करता था और मॉनिटर करता था कि पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन किया गया, यानी कि जैसे ये स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस हुई तो उसके 4 सालों के अंदर में कहा गया कि हम 70,000 करोड़ रुपए जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रेसिंग। तो इसके अंदर जो हमारा बैड लोन्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो एनपीएस है उनको रिड्यूस करने की बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की काफी इंक्रीज हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कई सारे यहाँ पर इनिशिएटिव लिए, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन हो गया ना एसेट की, उसकी हेल्प से इनको खत्म करने की बात, मतलब कि कम करने की बात जो है वो की गई थी। नेक्स्ट की बात करते हैं एम्पावरमेंट, ठीक है, तो एम्पावरमेंट के अंदर जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो हमारे स्टाफ है उनको हायर करने के लिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एम्प्लॉयज को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हायर कर सकते हैं, साथ के साथ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट क्या, फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया गया जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो अकाउंटेबल होंगे, यानी कि वो जो भी डिसीजंस लेंगे, जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके प्रति वो अकाउंटेबल रहेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ पूछेगी तो उसको जवाब जो है वो देना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर डिसीजन किस पर्पस के लिए लिया गया था, क्यों लिया गया था, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक कोई भी डिसीजन ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं ले सकती है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने कई सारे यहाँ पर रिफॉर्म्स ले, जैसे कि जो हमारे फ्रेमवर्क थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रेगुलेट करने के, उसमें रिवीजन की गई, कुछ गाइडलाइंस नई इंट्रोड्यूस की, एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को चेंज किया गया ताकि जो गवर्नेंस है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से वो प्रॉपर्ली हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो ओवर होता है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं
वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।